जन सेवा आश्रम, जन सेवा स्कूल, जन सेवा और परमानंद स्वामी जी हमारे साथ मौजूद है। पीछे देख लीजिए, कीड़े पड़ जाते हैं, सड़ जाते हैं, आप थूक के निकलते हो उन लोगों के अंदर से, और परमानंद स्वामी जी खुद अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं उन लोगों को। हजारों लाखों लोगों को जिंदगी दी है, और आज एक नहीं कई आश्रम चल रहे हैं अलग अलग जगह। इसमें रोहतक में 4 मुख्य आश्रम हैं, 2 वृद्धाश्रम, 2 अनाथ आश्रम, एक महिलाओं का वृद्धाश्रम, एक पुरुषों का वृद्धाश्रम, एक महिलाओं का अनाथ आश्रम, एक पुरुषों का अनाथ आश्रम। 4 ये मुख्य अनाथ आश्रम हैं, जिनके अंदर लगभग 600 लोग इसमें निवास कर रहे हैं। जो वृद्धाश्रम है उनके अंदर लगभग 75 लोग हैं, महिलाओं में पुरुषों में, और बाकी 450 दिमाग कमजोर ऐसे लोग हैं जिनका घर का पता ही नहीं है। तो रोहतक के अलावा हमारे 5 आश्रम बाहर हैं। एक आश्रम चरखी दादरी में है, 2 आश्रम जींद के अंदर है, एक महिलाओं का, एक पुरुषों का। एक आश्रम पानीपत के अंदर है, एक बहादुरगढ़ में है, और एक आश्रम अभी गोहाना के अंदर निर्माणाधीन है। इस प्रकार से टोटल इस समय जो हमारे निवासी हैं सारे आश्रम मिला करके 1130 के लगभग निवासी इस समय निवास कर रहे हैं। और अभी तक हम लगभग 2700 लोगों को उनका घर ढूंढ करके उनके घर पर भेज चुके हैं। या स्कूल में भी ना किसी से फीस ली जाती है, बस है, बस से आना जाना फ्री है, स्कूल ड्रेस भी फ्री है, किताबें, कापियाँ, स्टेशनरी सब कुछ फ्री है, और दोपहर का भोजन भी फ्री है। सब कुछ यहाँ सारी व्यवस्थाएं फ्री दी जाती हैं कंप्लीट स्कूल के अंदर। रोहतक का जो मेडिकल हॉस्पिटल है उसके अंदर दोनों समय का भंडारा चलता है, और ये जो सेवा है पूरे 365 दिन चलती है। कोई इतवार की छुट्टी नहीं है, कोई शनिवार की छुट्टी नहीं है, कोई त्यौहार की छुट्टी नहीं है। इवन जिस दिन इलेक्शन हुआ था, उस दिन वोट डली थी, उस दिन भी हमारे यहाँ भोजन तो वहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। हर महीने आँखों का ऑपरेशन कैंप लगता है। अब तक लगभग 17,000 निःशुल्क ऑपरेशन अब तक हो चुके हैं। लेकिन आज कलयुग है, और कलयुग में और मेरे बीबी और मेरे बच्चे और गऊ और बुजुर्ग बाहर सड़कों पे पड़े हैं। तो हमारी संस्था के अंदर प्रतिदिन 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा प्रतिदिन का है, अर्थात साल का खर्चा हमारा 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। अब ये एक ऐसी गंगा बह रही है जिसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति अपनी ज़रूरत के अनुसार, भावना के अनुसार, इच्छा के अनुसार इसके अंदर अपने पुण्य कमा सकता है। कि जैसे गंगा बह रही है तो आप चाहे उसमें लोटा भर लो, चाहे उसमें बाल्टी भर लो, चाहे उसमें कटोरी भर लो, चाहे उसमें टैंकर भर करके ले आओ। सरकार ने हर चौराहे के ऊपर शराब की बोतलें, शराब की दुकानें खोल दी हैं। अब हमारा जैसे स्कूल है, हमारे स्कूल से केवल 200 मीटर के ऊपर इतना बड़ा शोरूम खुला हुआ है शराब का। हम अपने बच्चों को क्या बताएं ये क्या है। यहाँ पर लाइटें जली हुई हैं, यहाँ पर खूब चेक में सदा रहती है, रोर करती है। क्या बताएं इन बच्चों का कि क्या ये नुकसानदायक है? यदि नुकसानदायक है तो सरकारी ज़मीन के ऊपर क्यों खोला हुआ है? और ये केवल एक चौराहे पर नहीं, जगह जगह शहर के जो मुख्य चौराहे हैं वो सब के अंदर इतना अट्रैक्टिव रूप से वहाँ पर शराब की दुकानें खुली हुई हैं। सरकार ने क्या लिव इन रिलेशन को परमिशन दी? कौन कहेगा इस बात को लिव इन परमिशन सही है? क्यों सरकारी मान्यता इस बात को प्राप्त है? क्यों कोर्ट इसके संरक्षण दे रहा है लिव इन रिलेशन को? ये सारी चीज़ें व्यभिचार है। जो व्यभिचार को बढ़ावा दे रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही समाज को तोड़ने वाली, समाज का नाश करने वाली पद्धति है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं रोहतक में। जन सेवा आश्रम, जन सेवा स्कूल, जन सेवा और परमानंद स्वामी जी हमारे साथ मौजूद है। पीछे देख लीजिए, और ये आज कोई त्योहार का समय नहीं है। यहाँ रोज अक्सर आए दिन हर मिनट हर सेकंड त्योहार मनाए जाते हैं। आप सोच रहे संक्रांत का दिन है, मकर संक्रांति है, सड़कों पे एक दिन बड़ी धूमधाम मची हुई है, लोगों को खाना दे रहे हो, कहीं कंबल बांट रहे हो आप एक दिन के लिए, लोगों को पता नहीं क्या क्या दे रहे हो, किताबें दे रहे हो, उनके घर पे जा रहे हो। लेकिन यहाँ एक दिन का मसला नहीं है, हर दिन का मसला है, हर समय का मसला है। कीड़े पड़ जाते हैं, सड़ जाते हैं, आप थूक के निकलते हो उन लोगों के अंदर से, और परमानंद स्वामी जी खुद अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं उन लोगों को। हजारों लाखों लोगों को जिंदगी दी है, और आज एक नहीं कई आश्रम चल रहे हैं अलग अलग जगह। और परमानंद स्वामी जी वो शख्स हैं जो आज लोगों को, जो मर चुके थे, कीड़े पड़ चुके थे, सड़ चुके थे, उन लोगों को घर पहुंचाया, ठीक किया। और सैकड़ों की तादाद में हर आश्रम में महिलाएं, बुजुर्ग लोग यहाँ पे इनके आश्रमों में रह रहे हैं, दवाई पानी ले रहे हैं, और अच्छी खासी सुविधा यहाँ मिलती है। होटलों जैसे ऐसा नहीं है अगला के पटक दे, सिड़ते रहे, मरते रहे। स्वामी जी कंबल बांट रहे हैं हमारे साथ, परमानंद स्वामी जी, तस्वीरें देख लीजिए। और आज कंबल का मसला नहीं है, आप ये सोच रहे हैं हम कंबल के लिए यहाँ पहुँचे हैं, स्वामी जी बांट रहे हैं इस तरीके से। और इससे भी बहुत बड़ी संख्या में ये
चाहे कोई बस अड्डा हो, मेडिकल हो रोहतक का, या फिर पुराना बस अड्डा हो, रेलवे स्टेशन हो, रोज खाना वहाँ पे सुबह और शाम का मिलता है। और इसके साथ साथ जींद में आश्रम हैं, रोहतक में आश्रम हैं, और भी कई आश्रम हैं। परमानंद स्वामी जी हमारे साथ तस्वीरें देख लीजिए। इस तरीके से परोपकार, इस तरीके से जो मैं व्याख्या नहीं कर सकता स्वामी जी के बारे में, मेरे पास शब्द नहीं हैं। और ऐसे पता नहीं कितनी दबी कुचली माताएं बहनें यहाँ पे आती हैं, आश्रम में रह रही हैं। और स्वामी जी से हम बातचीत करेंगे। स्वामी जी, बड़ा अच्छा लगता है, आज बुजुर्ग माताएं हैं, बहनें हैं, कंबल लेने पहुँचे हैं और कंबल की बातचीत नहीं कर रहे। आज कितने आश्रम चल रहे हैं, कितने लोग घर जाके जो मंदबुद्धि हैं, जो हम भगवान जो प्रभुजन बोलते हैं, आप उनको कई बार हमने अपने कैमरे में दिखाया है। तो कितने आश्रम चल रहे हैं आज? इसमें रोहतक में 4 मुख्य आश्रम हैं, 2 वृद्धाश्रम, 2 अनाथ आश्रम, एक महिलाओं का वृद्धाश्रम, एक पुरुषों का वृद्धाश्रम, एक महिलाओं का अनाथ आश्रम, एक पुरुषों का अनाथ आश्रम। 4 ये मुख्य अनाथ आश्रम हैं, जिनके अंदर लगभग 600 लोग इसमें निवास कर रहे हैं। जो वृद्धाश्रम है उनके अंदर लगभग 75 लोग हैं, महिलाओं में, पुरुषों में, और बाकी 450 दिमाग कमजोर ऐसे लोग हैं जिनका घर का पता ही नहीं है। उनका कई तो ऐसे भी हैं जो नाम भी नहीं बता पा रहे, और उनके कौन माता है, कौन पिता है, कहाँ पैदा हुए, क्या एड्रेस है, कुछ मालूम नहीं है। ऐसे लोगों को उठा करके लेके आते हैं, जहाँ के पता लग जाता है समाज सेवक बता देते हैं, या पुलिस भी कई बार छोड़ के जाती है। उनको हम अपने पास में उनका इलाज करवाते हैं, मेंटेन करते हैं, रखते हैं, संभाल करते हैं, और फिर कोशिश करते हैं उनके घर का किसी का पता लग जाए तो उनके घर भेजते हैं। तो रोहतक के अलावा हमारे 5 आश्रम बाहर हैं। एक आश्रम चरखी दादरी में है, 2 आश्रम जींद के अंदर है, एक महिलाओं का, एक पुरुषों का। एक आश्रम पानीपत के अंदर है, एक बहादुरगढ़ में है, और एक आश्रम अभी गोहाना के अंदर निर्माणाधीन है। वो भी जल्दी ही 3-4 महीने में वो भी प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार से टोटल इस समय जो हमारे निवासी हैं सारे आश्रम मिला करके 1130 के लगभग निवासी इस समय निवास कर रहे हैं। और अभी तक हम लगभग 2700 लोगों को उनका घर ढूंढ करके उनके घर पर भेज चुके हैं, इलाज करवाने के बाद, ठीक करने के बाद। हाँ जी। जैसे पहले तो साइकेट्रिक था, नहीं बता पाया, लेकिन साल में, 2 साल में, 6 महीने में इलाज करने के बाद उसने कुछ पता बताया, तो फिर उसका घर उसके हिसाब से ढूंढ लिया गया। इसी प्रकार से हमारे जिस बिल्डिंग के अंदर ये खड़े हैं, ये निःशुल्क पब्लिक स्कूल है। यहाँ पर 830 बच्चे पढ़ते हैं, सभी के सभी निःशुल्क पढ़ते हैं, कोई फीस नहीं लगती पढ़ाई की, बस से आना जाना भी फ्री। पब्लिक स्कूल की बातचीत की, थोड़ा सा घुमा के दिखा दीजिए हिमांशु लांबा महाराज जी, बातचीत कर रहे हैं, हम साथ साथ दिखाते रहिए, बिल्डिंग को दिखा दीजिए। 800 से ज्यादा बच्चे, और ये वो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं जो गरीब, जो ऐसा है जिनके आगे पीछे कोई नहीं, जिनके माता पिता भी नहीं है, जो फुटपाथ पे सोते हैं या कूड़ा करकट चुगते हैं, वो बच्चे यहाँ। पढ़ाई की बातचीत करें हम, अंग्रेजी स्कूलों को भी पछाड़ा इस स्कूल ने। और इस स्कूल से महाराज जी से पूछेंगे, बच्चे हरियाणा नहीं पूरे भारत के सरकारी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं उन पे कार्यरत है, फिलहाल उनकी कुर्सी पे काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं बच्चे यहाँ से। और शिक्षा वो कंप्यूटर शिक्षा, अंग्रेजी किताबें, अंग्रेजी पढ़ाई, अंग्रेजी सब कुछ यहाँ पे हर सुविधा से। ये स्कूल देख लीजिए बिल्डिंग। महाराज जी, आपने कहा बिल्डिंग की बातचीत चल रही थी, ये 850 बच्चे पढ़ते हैं, कैसे क्या इसमें? हाँ, ये जो बच्चे हैं इनके अंदर अभी 3 बच्चों को डॉक्टरी के अंदर दाखिला मिला है, 2 को MBBS के अंदर और 1 को पशुओं के डॉक्टर के अंदर। तीनों के तीनों गरीब विधवाओं के बच्चे, बिल्कुल ही गरीब विधवाओं के बच्चे। अभी एक को NIT क्षेत्र के अंदर से अभी निकला है, अभी उसको फॉरेन के हिसाब से पैकेज मिल गया उसको। और उसका बाप जो है या सोनालिका ट्रैक्टर कंपनी के अंदर केवल एक गार्ड का काम करता है गेट के ऊपर। ये कई 3 लड़के CA कर रहे हैं, लड़कियां हैं उनको PhD के अंदर दाखिला मिला है, PhD कर रही हैं। रोहतक के टाउन प्लानिंग के अंदर हमारा लड़का लगा हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर हमारी लड़की लगी हुई है। इस प्रकार से हमारा उद्देश्य है कि गरीबों के यहाँ भी बच्चे ऐसे हैं जिनके यहाँ कहना चाहिए दिमाग खूब तेज है, परंतु उनको साधन उपलब्ध न होने के कारण वो बच्चे विकास नहीं कर पाते। तो उनको हम हर प्रकार की सुविधाएं दे करके, हमारा उद्देश्य यही है कि वो गरीब घर में पैदा हुए हैं, गरीब नहीं रहना है। इसी मिशन के साथ हम काम करते हैं। महाराज जी, भोजन की व्यवस्था भी, मेडिकल, रेलवे स्टेशन, पुराना बस अड्डे, सुबह शाम भी या स्कूल में भी ना किसी से फीस ली जाती है, बस है, बस से आना जाना भी फ्री है, स्कूल ड्रेस भी फ्री है, किताबें, कापियाँ, स्टेशनरी सब कुछ फ्री है, और 2 प्रकार भोजन भी फ्री है। सब कुछ यहाँ सारी व्यवस्थाएं फ्री दी जाती हैं कंप्लीट स्कूल के अंदर। रोहतक का जो मेडिकल हॉस्पिटल है उसके अंदर दोनों समय का भंडारा चलता है,
दोपहर में 11 से 1 बजे तक, शाम को 5 से 7 बजे तक। स्टील की थाली में रोटी, सब्जी, दाल, चावल, चारों चीज़ें दोपहर में, 4 चीज़ शाम को। दिन में अलग सब्जी होगी, शाम को अलग सब्जी होगी, दिन में अलग दाल होगी, शाम को अलग दाल होगी। और पूरा यहाँ आश्रम में बनकर शुद्ध खाना जाता है। और स्टील की थाली में ज़मीन पे बैठ करके चम्मच के साथ में खाओ, किसी को अपने बर्तन भी नहीं धोने। और ये जो सेवा है पूरे 365 दिन चलती है। कोई इतवार की छुट्टी नहीं है, कोई शनिवार की छुट्टी नहीं है, कोई त्यौहार की छुट्टी नहीं है। इवन जिस दिन इलेक्शन हुआ था, उस दिन वोट डली थी, उस दिन भी हमारे यहाँ भोजन तो वहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। तो वहाँ पर कन्फर्म है कि 11 बजे जो आदमी पहुँच जाएगा 11 से 1 बजे बीच में, उसको निश्चित रूप से बढ़िया भोजन बैठ करके खूब आराम से प्रेम से खाओ। और बर्तन भी नहीं धोने, बर्तन भी यहीं आश्रम में आके धुलते हैं और यहीं से ही फिर खाना भी साथ में जाता है जी। इसी प्रकार से रोहतक के अंदर जो पीजीआई है सारे हरियाणा के अंदर एक ही है। जहाँ भी मेजर एक्सीडेंट होते हैं तो उनको उठा करके मेडिकल में ले आते हैं, परंतु कई बार इतना हेड इंजरी होता है कि अपना एड्रेस नहीं बता पाता, या वो एड्रेस ही बताए तो उसके घर दूर वाले होते हैं, उनके पहुंचने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो उन इमरजेंसी के लोगों को हम हर प्रकार की सुविधा घर वालों की तरह से देते हैं, अर्थात उनको दवाई का प्रबंध करते हैं, ऑपरेशन का सामान देते हैं, उनके लिए ब्लड की व्यवस्था करते हैं, उनके टेस्ट करवा के लाते हैं। और एक एज ए अटेंडेंट उनका जैसे घर वाले को अटेंडेंट चाहिए उस प्रकार से हमारे आदमी वहाँ पे सेवा करते हैं। 15 आदमी हमने मेडिकल के अंदर इसी काम के अंदर रखे हुए हैं। मेडिकल के अंदर व्हीलचेयर स्ट्रेचर की कमी रहती है, तो हमने वहाँ पर लगभग 200 व्हीलचेयर और 200 स्ट्रेचर इसी काम के लिए रखी हुई है कि हम 50 रुपये की सिक्योरिटी के ऊपर एक स्ट्रेचर दे देते हैं, वो अपना काम कराए, बाद में आकर वापस दे दे, अपने 50 रुपये उल्टे ले ले। इस प्रकार से हमने व्हीलचेयर स्ट्रेचर की सेवा भी मेडिकल के अंदर हमारी चलती है। हर महीने आँखों का ऑपरेशन कैंप लगता है। अब तक लगभग 17,000 निःशुल्क ऑपरेशन अब तक हो चुके हैं, जो कि गांव के अंदर लोग आते हैं, किसी का कोई पैसा नहीं लगता। और भिवानी के अंदर जालान हॉस्पिटल है जहाँ पर आंखों के ऑपरेशन हम करवाते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और सारे गांव से लोग आते हैं, सबका बिल्कुल फ्री ऑपरेशन करवाते हैं जी। महाराज जी, ये जो जनसेवा जो ये यहाँ पर रोहतक का ये आश्रम कितने साल पुराने से चल रहा है? हाँ, ये 1987 के अंदर ये संस्था बनी थी और आश्रम ये 1990 के अंदर सेवा शुरू हुई थी। और आश्रम का निर्माण, प्रथम आश्रम का निर्माण 1992 के अंदर सामने वृद्ध आश्रम कैसे हुआ था हमारा, उसी के अंदर अब उसमें केवल पुरुषों का वृद्ध आश्रम है। पहले उसमें वृद्ध भी थे, अनाथ भी थे, महिला भी थे, सब थे। जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई महिलाओं का अलग बना दिया, फिर संख्या बढ़ी पुरुषों का अनाथ आश्रम अलग बना दिया, फिर संख्या बढ़ी महिलाओं का अनाथ आश्रम अलग बना दिया। इस प्रकार से सारी व्यवस्थाएँ चल रही हैं। और अब भादरगढ़ के अंदर भी इस समय 70-72 आदमी है। इस समय पानीपत के अंदर भी 2 आश्रम है। एक जो प्रभुजन है, जो दिमाग, हाँ जी, जो निवासी जिसको हम बोलते हैं प्रभुजन बोलते हैं। और प्रभुजन का मतलब यही होता है जो यहाँ के निवासी होते हैं, भाई उनकी सेवा करने से प्रभु की प्राप्ति होती है, प्रभु प्रसन्न होते हैं, इसलिए हम इन्हें भी प्रभुजन कर करके बुला सकते हैं जी। महाराज जी, लोगों को क्या कहेंगे? 1990 में आश्रम महाराज जी ने भी अच्छे खाते पीते थे, सब छोड़ छाड़ के भगवान के शरण में आ गए। लेकिन आज कलयुग है और कलयुग में और मेरे बीबी और मेरे बच्चे और गऊ और बुजुर्ग बाहर सड़कों पे पड़े हैं। महाराज जी, कुछ कहना चाहेंगे इन लोगों को? कोई गौ माता के लिए अगर कोई किसी घर पे चले जाए, 10 रुपये देने में कोताही बरते, नहीं देंगे, नहीं देंगे, ये वो इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। लेकिन अपनी बीबी बच्चे के लिए 1 मिनट में 1 लाख की 20-20 हज़ार की शॉपिंग करवा देते हैं लोग। मैं इसके विपरीत हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ दान देने वालों की कोई कमी नहीं है। सिर्फ ये है कि हम लोग जो समाज सेवा कहलाते हैं, हमारी कमियाँ रह जाती हैं। नहीं तो हमारी संस्था के अंदर प्रतिदिन 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा प्रतिदिन का है, अर्थात साल का खर्चा हमारा 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। और इतने आश्रम चल रहे हैं, इतनी व्यवस्था चल रही है। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ में कहता हूँ कि पिछले 35 साल से जो हमारी सेवाएँ चल रही हैं, हमें कभी पैसे की कमी नहीं आई। हमने कभी शहर में चंदा मांगने के लिए नहीं जाना पड़ता। यदि हम सही काम करें, ईमानदारी से काम करें, मेहनत के साथ में काम करें, तो देने वाले के कोई कमी नहीं है। वो जो परमात्मा है वो किसी के भी अंदर जा करके बोलता है और वो अपने आप देने के लिए आ जाता है। अब जैसे आज हम कंबल ही बांट रहे हैं, तो मन में आया कि ये है, सर्दी इतनी ज़्यादा है और ज़्यादा है, तो कल ही पानीपत के अंदर ऑर्डर दे दिया और रात को ही 800 कंबल का ट्रक भर करके यहाँ आकर के उतर गया। और 200 कंबल हमारे पास में थे, आज ये सारी विधवाओं को हम देने लग रहे हैं। अब हम किसको दे रहे हैं?
शहर की हो, गांव की हो, कोई भी जो विधवा हो, क्योंकि मेरा ये मानना है अगर जिसके कमाने वाला है घर में, वो तो घर में किसी प्रकार से गरीब अमीर के अंदर गुजारा हो जाता है, परंतु बेचारी जो विधवा है जो दूसरे घरों में झाड़ू पोछे का काम करती है, कहीं फैक्ट्री में जाकर छोटा मोटा काम करती है, उसके लिए तो आज की महंगाई के अंदर रोटी की व्यवस्था करना भी कठिन होता है। तो उसके लिए ये ऊपर की जो सामान चाहिए, बेचारे सर्दी के अंदर बैठे रहते हैं, बच्चे भी हैं, वो विधवाएँ भी हैं, तो उनके लिए हम समय समय के आयोजन करते हैं। जैसे दिवाली के समय था, उस समय भी हमने कंबल भी दिया था, कपड़े भी दिए थे, उसमें व्यवस्था दी थी, लेकिन अब दोबारा से फिर हमारे उसमें हिसाब से आया। लेकिन अब देने वालों की फिर भी कोई कमी नहीं है, फिर भी लोग कोई ना कोई दे ही जाता है कि ये मेरी तरफ से कर दो, ये मेरी तरफ से कर दो, मेरी तरफ से कर दो। उनको ये विश्वास होना चाहिए, उनको ये विश्वास है इस बात का कि जन सेवा संस्थान के अंदर दिया गया पैसा 1 रुपये, 100 रुपये, 105 रुपये के लगते हैं। क्यों लगते हैं? जो सामान आपको 105 रुपये मिलता है वो जन सेवा संस्थान को 100 रुपये के अंदर मिलता है। इसलिए इस प्रकार से हम बिल्कुल ही, जैसे ये कंबल है, अब ये 1 किलो 300 ग्राम का कंबल दे रहे हैं लोगों को। अब ये कंबल हमारे को 200 रुपये का आया है, लेकिन यही कंबल जो है हमने दूसरी जगह पता प्राप्त किया तो 300 साढ़े 300 रुपये का मिलता है, क्योंकि उन लोगों ने मालूम है अगर सेवा के लिए स्वामी जी को प्रयोग में करना है तो अपने कॉस्टिंग के हिसाब से चीज़ को देते हैं। तो ये जी, अब लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? ये आप कहते हैं एक बार ये बहती हुई गंगा है, इसमें एक लोटा भर लीजिए, एक बाल्टी भर लीजिए, एक ड्रम भर लीजिए, चाहे एक डुबकी लगा लीजिए, बहती हुई गंगा है, क्या कहेंगे? हाँ, ये तो स्पष्ट है इस बात के लेकर के। जिन लोगों को भी जन सेवा संस्थान के बारे में मालूम है और इसके सेवा कार्यों के अंदर मालूम है, वे लोग एक बार आ करके आश्रम में आकर के देखें, अपने केवल कहने से नहीं, यहाँ करके देखें कि यहाँ के निवासी कैसे हैं। अगर जो टॉयलेट करते हैं कपड़ों के अंदर कर देते हैं, एक बार में उसने पेशाब भी कर दिया तो सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं सर्दी के अंदर किसी कंबल का गीला होने के बाद में उसको सुखाना कितना मुश्किल है। या किसी बच्चे ने लेटरिन कर दी है, उसने सारे कपड़े लेटरिन में धंस लिए, तो उनको सफाई करने के लिए कौन आदमी, कौन कर्मचारी ऐसा मिलेगा जो सेवा करने के लिए तैयार हो जाएगा। परंतु फिर भी ये इतना बड़ा नेटवर्क जीरो से लेकर के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इसके लिए केवल और केवल परमात्मा की कृपा है और परमात्मा की ही प्रेरणा से समाज के लोग इसके अंदर जुड़ते जा रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगा, अगर ये एक ऐसी गंगा बह रही है जिसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति अपनी ज़रूरत के अनुसार, भावना के अनुसार, इच्छा के अनुसार इसके अंदर अपने पुण्य कमा सकता है। कि जैसे गंगा बह रही है तो आप चाहे उसमें लोटा भर लो, चाहे उसमें बाल्टी भर लो, चाहे उसमें कटोरी भर लो, चाहे उसमें टैंकर भर करके ले आओ, या जो भी लोग सहयोग देता है सबका सदुपयोग आपकी आंखों के सामने होता है। आप यहाँ आएँ, नज़दीक से देखें और संस्था के साथ में जुड़ें। अब मैं विशेष रूप से जो ये कहना चाहूँगा, जो मेरे लिए आज के लिए चिंता का विषय है, कि आज के दिन समाज के अंदर व्यसन और व्यभिचार ये बहुत अधिक फैल गया है बच्चों के अंदर, जवान बच्चों के अंदर, और ये बहुत ही हमारे देश का भविष्य इस समय पूर्ण रूप से खतरे में है। जहाँ हम ये कहते हैं कि देश विकास कर रहा है, जहाँ हम ये कहते हैं कि हम इस समय में एडवांस हो गए हैं, जबकि वास्तविकता के अंदर जो नशा कर रहे हैं लोग, और ख़ासकर इसके अंदर सरकार का भी सहयोग इसके अंदर साथ के अंदर है, क्योंकि सरकार ने हर चौराहे के ऊपर शराब की बोतलें, शराब की दुकानें खोल दी हैं। हमारा जैसे स्कूल है, हमारे स्कूल से केवल 200 मीटर के ऊपर इतना बड़ा शोरूम खुला हुआ है शराब का। हम अपने बच्चों को क्या बताएं ये क्या है? यहाँ पर लाइटें जली हुई हैं, यहाँ पर खूब चेक में एक समझदार रहती है, रोर करती है। क्या बताएं इन बच्चों का कि क्या ये नुकसानदायक है? यदि नुकसानदायक है तो सरकारी ज़मीन के ऊपर क्यों खोला हुआ है? और ये केवल एक चौराहे पर नहीं, जगह 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 शहर के जो मुख्य चौराहे हैं और सबके अंदर इतना अट्रैक्टिव रूप से वहाँ पर शराब की दुकानें खुली हुई हैं। और ये हमारे बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि पहले शराब में पड़ते घुसते हैं बच्चे, फिर वो ड्रग्स के अंदर जाते हैं, फिर वो अपराध करते हैं, क्योंकि उनको जब नहीं मिलता है तो वो अपराध करके करते हैं। और इसी प्रकार से जो ये मोबाइल है, मोबाइल के अंदर जो व्यभिचार परोसा जाता है, उन्होंने हमारे बच्चों के जीवन को ख़राब कर दिया है बिल्कुल। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे उसके अंदर नाच गाने और पता नहीं क्या क्या जो चीज़ें उसके अंदर देखते हैं, तो उससे हमारे चरित्र का ह्रास होता जा रहा है। और दूसरा, सरकार ने क्या लिव इन रिलेशन को परमिशन दी। कौन कहेगा इस बात को लिव इन परमिशन सही है? क्यों सरकारी मान्यता इस बात को प्राप्त है? क्यों कोर्ट इसके संरक्षण दे रहा है लिव इन रिलेशन को? ये सारी चीज़ें व्यभिचार है। जो हम व्यभिचार को बढ़ावा दे रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही समाज को तोड़ने वाली, समाज का नाश करने वाली पद्धति है। मेरा ये कहना है कि इस समय जो मेरे मन के अंदर व्यथा है वो है यही कि हम किस प्रकार से अपने बच्चों को व्यभिचार से और व्यसन से बचाएं। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि हम सब लोगों को मिल करके काम करना होगा। अपने बच्चों के अंदर जो संस्कृति डेवलप करनी होगी, भारतीय संस्कृति, और उसी काम के लिए हमारी सरकार सहयोग दे रही है। यदि मान लो किसी को आवश्यक भी हो तो कहीं ओट के अंदर बना लो,
क्योंकि किसी को ज़रूरत होगी वहाँ पे जाकर ले आएगा। लेकिन हम चौक के अंदर बड़े बड़े शोरूम बना करके हम क्या करना चाहते हैं, हम अपनी पीढ़ी का नुकसान कर रहे हैं। मेरी पुनः पुनः अपील सरकार से, पुनः पुनः अपील समाज से, पुनः पुनः अपील समाज सेवकों से, पुनः पुनः अपील संत महात्माओं से कि आप लोग इस समय उठें और उठ करके और इस प्रकार से काम करें कि हमारा समाज का विकास तभी होगा जब हम व्यसन और व्यभिचार इनसे ऊपर उठ सकेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, थैंक यू। तो स्वामी परमानंद जी हमारे साथ खास बातचीत में थे और अक्सर स्वामी जी का सुबह से शाम तक ये दिनचर्या रहती है। और स्वामी जी को अगर आपने फ़ोन कर दिया, अगर स्वामी जी कोई मंदबुद्धि है और सड़क पे पड़ा हुआ है, कीड़े पड़े हुए हैं, अपनी गाड़ी में अगली सीट पे बैठा के भी ले आते हैं। कई बार स्वामी जी को हमने भी बुलाया है और अपनी अगली सीट पे बड़े प्यार से बैठा के लेके आते हैं। और लगभग 3000 लोगों को स्वामी जी ने घर पहुंचा दिया है मंदबुद्धि को, अपने आश्रम में 1-1, 2-2, 5-5 साल रख के। और आश्रमों की पहले भी हम खबर बना चुके हैं, दिखा चुके हैं। और यहाँ पे आश्रम की बातचीत करें, ये सकूल आज और मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में यहाँ महाराज जी पीछे देख रहे हैं, कैमरा हिमांशु लांबा दिखा रहे हैं, ये कम्बल, ये समोसे और साथ में आने जाने वाली जो बुजुर्ग माताएं हैं उनको साथ में पैसे भी दे रहे हैं, उनका किराया घर से ना लगे। और बड़ा किराया, अरे आज भी अच्छा, हाँ गरीब 20 रुपए मिले आप? हाँ 20 मिनट किराए के भी दे दिए? हाँ दे दिए। अच्छा, अच्छी बात है माता जी। तो ये जी, तो ये तस्वीर देख लीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। और स्वामी जी अक्सर कहते हैं, और हम पहले भी खबरें दिखा चुके हैं, लेकिन फिर जो मंदबुद्धि जो आश्रम वो अलग हैं और 450-500 यहाँ पुरुष हैं, वर्ध आश्रम अलग हैं, अलग अलग जगह आश्रम है इनके। और खाना 5 स्टार होटल जैसा मिलता है, मैंने पहले भी दिखाया है। और यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।